हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और जो ये क्लास 12th का चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे एग्जाम्स में 8 मार्क्स और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं कैसे हम अपनी नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। इस चैप्टर को करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि एक तो जो नेशनल इनकम है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो नेशनल इनकम क्या होती है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम होती है जिसे कौन अर्न करते हैं? एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट। और नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट होता है वो क्या होता है? एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और फिर हमें इसमें और भी कुछ चीजें देखनी है, जैसे कि हमने किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम सर्कल में चलती है। सबसे फर्स्टली क्या होता है? प्रोडक्शन फेज आता है। प्रोडक्शन होने के बाद फिर इनकम जनरेशन होता है और इनकम जनरेशन होने के बाद जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एक्सपेंस करते हैं। तो थर्ड स्टेज आता है एक्सपेंस स्टेज, एक्सपेंडिचर फेज। तो इसी फेसेस से हमारे 3 मेथड बन जाते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट जो फेस है, क्योंकि प्रोडक्शन फेस है, सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, तो उसी से हम करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट और उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो हम देख लेते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को। तो अगर हमें प्रोडक्ट मेथड को समझना है तो इसकी कुछ टर्म्स को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला भी सीखेंगे। तो जो प्रोडक्ट मेथड है या वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड का मतलब ही क्या होता है? रॉ मटेरियल में जो चेंज आ रहा है उसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन करना, वैल्यू ऐड करना। से फॉर एग्जाम्पल, अब एक बेकर है और बेकर को ब्रेड बनानी है। ब्रेड बनाने के लिए उसे फ्लोर की रिक्वायरमेंट है और फिर वो फ्लोर के लिए फ्लोर मिल के पास गया और बेकर ने फ्लोर खरीदा ₹1000 का और उस फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करा और वो 1400 की हो गई, मार्केट में सेल कर दिया। तो ₹1000 की जो फ्लोर लगाया, 1000 का जो फ्लोर है वो रॉ मटेरियल हो गया और उससे 1400 की ब्रेड बनाई। तो ऑल ओवर कितना चेंज आया रॉ मटेरियल में, कितना वैल्यू एडिशन हुआ? ₹400 का। वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। तो यही होता है वैल्यू एडिशन मेथड। अब इसे और क्लियर करने के लिए इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे एक टर्म हमें समझनी होगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के दौरान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर सेल्स, सेल्स की बात हो रही है इधर, ठीक है। फिर इसके बाद एक और टर्म इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का क्या मतलब होता है? जैसे कि क्या होता है ना, जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में 2 टाइप के इनपुट्स का यूज होता है। 2 टाइप के इनपुट्स का यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा फैक्टर इनपुट या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरे होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर इनपुट में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी इनपुट होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जबकि अगर हम बात करें जो हमारे नॉन फैक्टर इनपुट हैं, इसमें क्या आ सकते हैं? जैसे रॉ मटेरियल पे खर्चा करना और जो स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी है, पावर पे खर्चे करना। तो इस टाइप के जो खर्चे हैं वो क्या है? नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, इनडायरेक्टली जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है हमारा कि जो इंटरमीडिएट जो कंजप्शन होता है, ये जो टर्म होती है, ये जो वर्ड होता है, हम किसके लिए यूज करते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट्स के लिए, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, पावर एसेट्रा। जब नॉन फैक्टर्स ऑफ इनपुट पे खर्चा करेंगे तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट कंजप्शन टर्म यूज करते हैं। अब हम ओवरऑल समझ लेते हैं कि हम वैल्यू एडिड मेथड से कैसे अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। क्या बातें ध्यान रखनी है कि जैसे
क्योंकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, और उन तीनों सेक्टर्स का टोटल वैल्यू एडिशन देखेंगे। वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा ये देखते हैं। तो जो वैल्यू एडिड मेथड है, इससे जो हमें एग्रीगेट मिलता है, एग्रीगेट मैंने आपको बताया है जो टोटल प्रोडक्शन को शो करते हैं। तो वैल्यू एडिड मेथड से हमें जो एग्रीगेट मिलता है वो हमारा एग्रीगेट कौन सा होता है, GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, सेम एज GDP एट MP। हम बोल सकते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वो कैसे मिलता है हमें वैल्यू एडिशन, हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें मार्केट प्राइस पर क्या फॉर्मूला है उसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने अभी आपको बताया क्या है, ये जो मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और दूसरा फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये बेसिकली ये जो टर्म है ये किसके लिए यूज करते हैं, जो नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसे देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। अब क्या समझ आ रहा है कि जब भी हम प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो हमें जो एग्रीगेट जो हमें बेस मिलेगा वो है GVA एट MP। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि GVA एट MP हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब बेकर ने जो है यहाँ पर ब्रेड का यूज, फ्लोर का यूज करा 1000 रुपीज से और 1400 की ब्रेड बनाई। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है 1400, और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन रॉ मटेरियल की वैल्यू है वो 1000 है। तो कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है 400 का। तो यही हमारा वैल्यू एडिट मेथड होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ हमें बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये कैसे बनता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। इसमें हम लेते हैं सेल्स, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, प्लस सारा का सारा गुड्स का स्टॉक बिकता नहीं है ना, अनसोल्ड भी रहते हैं। इसमें आएगा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, दो चीजों का टोटल होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब बात की जाए जो यहाँ पर हमारा चेंज इन स्टॉक है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें प्रीवियस ईयर का स्टॉक भी मिला हुआ है। तो हमें करंट ईयर का प्रोडक्शन जानना है, करंट ईयर जो ईयर चल रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग में से क्या माइनस कर देते हैं, प्रीवियस वाला ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में स्टॉक होता है और क्लोजिंग जो ईयर एंड पे होता है, जैसे 31 मार्च। ठीक है, अब यहां से चेंज इन स्टॉक समझ आ गया, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब और क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी कि जो ये सेल्स हमें दिख रहा है, जो ये सेल्स है, सेल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर सेल्स की अगर बात करें तो अगर एक ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी मतलब जिसमें कि एक कंट्री के लेन देन होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो वहां पे क्या होगा, सेल्स कैसे बनती है, एक तो अपनी कंट्री में सेल्स करी डोमेस्टिक सेल्स कि इंडिया में ही बेच रहा है डोमेस्टिक सेल्स, और एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनल सेल्स, इंडिया ने एक्सपोर्ट करा, इंडिया ने गुड्स बेचे अमेरिका में, जापान में, चाइना में, तो ये एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो सेल्स कैसे बनती है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट का सम टोटल है। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सेल्स अगर गिवन है इट मीन्स कि वो दोनों का टोटल है, तो डायरेक्टली हम सेल्स को लेंगे। कई बार क्या करेंगे, सेल्स के साथ में एक्सपोर्ट भी दे देते हैं, तो सिर्फ हम सेल्स को लेंगे क्योंकि सेल्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है।
लेकिन अगर सेल्स नहीं दे रखा तो सेल्स को कैसे हम बनाएंगे, सेल्स कैसे कंसिडर करेंगे, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का टोटल। और कई बार क्या करेंगे, सेल्स भी दे देंगे, डोमेस्टिक सेल्स भी दे देंगे, फिर भी हम किसको लेंगे, सिर्फ सेल्स को, क्योंकि सेल्स में ऑलरेडी डोमेस्टिक सेल्स भी इंक्लूडेड है। तो सेल्स कैसे बनती है, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट का टोटल होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। और इसके बाद और क्या पॉइंट आ जाता है कि जो सेल्स होती है, कई बार ना हमें वैल्यू चाहिए, रुपीज में चाहिए सेल्स, तो कई बार जो सेल्स होती है वो हमें ऐसे कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है, P इंटू क्यू, प्राइस पर यूनिट दे देंगे और क्वांटिटी सॉल्व दे देंगे। तो फिर हमें वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हाँ अगर 100 यूनिट बेचे और 1 यूनिट 10 की है तो 100 यूनिट कितने की, कितने सेल्स हो गई, 1000 रुपीज। तो P इंटू क्यू करके भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, अगर उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, GVA MP मिलता है। अब इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन तो इसी नाम से गिवन होता है, और ये क्या होता है, जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे रॉ मटेरियल की खरीदारी करना। जैसे अब इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इसका मतलब क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदना, वो चीज है ये। ठीक है, कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल परचेज करा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये भी ध्यान रखना है कि परचेज के भी तो 2 लेवल हो सकते हैं, या तो हम डोमेस्टिक परचेजेस कर सकते हैं रॉ मटेरियल की, या तो डोमेस्टिक लेवल पे खरीदारी करेंगे, या फिर हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जब हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, इट मीन्स उसमें डोमेस्टिक एंड इंपोर्ट दोनों है, तो डायरेक्टली हम किसको कंसीडर करते हैं, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को। फाइनली हमें समझना है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल की खरीदारी करना, जैसे हमें वो दिखेगा क्वेश्चन में, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन के इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम इसमें देखेंगे GVA MP, हमें पता चल गया इस फॉर्मूले को यूज करके हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो। डोमेस्टिक इनकम मैंने बताई थी आपको, क्या होता है उसका एग्रीगेट, NDP एट FC। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, NDP एट FC, तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख सकती हूँ NV एट FC सेम एज NDP एट FC, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब हमें एक बेस मिल चुका है GVA एट MP, ऊपर कैलकुलेट करा GVA एट MP। अब जो 3 बेसिक फॉर्मूले मैंने बताए थे ना, उसका यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन, FC और MP के बीच का गैप होता है NIT, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का गैप होता है नफिया, उसको अब हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रॉस है, तो ग्रॉस से हमें आंसर किस में चाहिए, नेट में। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता। फिर MP है और आंसर हमें किस में चाहिए, FC में। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मार्केट प्राइस में टैक्स होता है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं होता। इट मीन्स क्या करेंगे, NIT को माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो GVA एट MP है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, NDP एट FC में। अब फिर यहां से बात आई, ये तो हो गई हमारी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब मुझे अगर नेशनल इनकम निकालनी हो तो नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट होता है, नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है हमारा, नेशनल इनकम का एग्रीगेट है NNP एट FC। ठीक है, अगर ये कैलकुलेट करना हो तो अभी हमने NDP एट FC निकाला था डोमेस्टिक इनकम, या फिर वैसे ये भी बोल सकते हो NV एट FC। तो अब हमें देखना है, देखिए FC सेम, नेट सेम, ये है बीच वाला नेशनल और इधर डोमेस्टिक। तो बस डोमेस्टिक और नेशनल का ही तो डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाएंगे, नेशनल इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक, और किस वैल्यू से बड़ा होता है क्या इसमें कंसीडर करेंगे, नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये यहाँ पर नफिया प्लस करते ही डोमेस्टिक इनकम किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नेशनल इनकम में। तो बस ये जो हमारा वैल्यू एडिट मेथड है, इसके जो ये स्टेप्स हैं ये ध्यान में रखने हैं। और मेनली सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज हमें मतलब फर्स्ट नंबर पे ध्यान में रखनी है कि जो GVA एट MP है वो कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन
जैसे ही हमें एक एग्रीगेट मिला उसके बाद तो हम अपने 3 बेसिक फॉर्मूले लगा के अपना आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे वो ध्यान में रखने हैं और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या थे फॉर्मूले एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये मेथड तो वैसे पूरा हो गया है, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्या फॉर्मूले था, 3 बेसिक फॉर्मूले, अगर वो अच्छे से किए हुए हैं तो इजीली सॉल्व होगा ये। नेट, ग्रॉस और नेट का गैप, डेप्रिसिएशन, ठीक है, नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस, नफिया, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस, एनआईटी। ठीक है, ये अगर 3 बेसिक क्लियर है ना फिर तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और हम इसे और कैसे देख सकते हैं, जैसे कन्वर्जन की बात करें तो वो कैसे आएगा, ग्रॉस और नेट। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन माइनस, नेट में डेप नहीं होता, नेट से ग्रॉस पे आना हो डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। ठीक है, फिर बात आई नेशनल डोमेस्टिक की, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना हो तो नफिया प्लस कर दो, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना हो तो नफिया को माइनस कर दो, डोमेस्टिक में नफिया नहीं होती। फिर इसके बाद बचा हमारा एफसी और एमपी, एफसी और एमपी। एफसी से अगर एमपी पे जाना हो तो टैक्स जोड़ दो, मार्केट प्राइस में टैक्स होता है। एनआईटी कैसे निकालते थे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और एमपी से एफसी पे जाना हो तो एनआईटी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हमें हर एक मेथड में यूज करने हैं। हर एक मेथड का अपना एक प्रॉपर पहले फॉर्मूला होगा, एग्रीगेट लेंगे उसके बाद फिर बेसिक फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, तो जो ये वैल्यू एडिट मेथड है इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। क्या करना है हमें वैल्यू एडिट मेथड में, इसमें हमें एक एग्रीगेट मिलेगा जीवीए एट एमपी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे बनता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसका मतलब क्या है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला लगाया हमें क्या मिल जाएगा, जीवी एट एमपी। जीवी एट एमपी आने के बाद एक बेस आने के बाद हम कोई भी बेस फिर आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वैल्यू एडिट मेथड में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो अब आगे हम जो वीडियो का नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा जाया करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।